जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से बगाइए। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए। डेली इवनिंग को 7 बजे और 8 बजे शाम को हमारी क्लासेस चलती है और ये क्लासेस जो है मंडे टू सैटरडे चलती है। संडे को मैं लाइव आता हूँ। आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टेंट अपडेट के लिए आप ड्रीम से बगाइए इस चैनल को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आपका चैनल नहीं मिल रहा है टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम पर बस आपको लिखना है ड्रीम सेवक आईएएस। जैसे ही इतना सर्च करोगे आपके सामने इस तरह के 5 ग्रुप्स आएंगे, है ना। 67वीं बीपीएससी, बीएड प्रिपरेशन, करंट अफेयर्स और बिहार पैरामेडिकल, और सबसे लास्ट में आपका होगा यहाँ पर ड्रीम सेवक आईएएस ऑफिशियल चैनल। तो इन 5 को आप ज्वाइन कर लें। देखिए, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमने क्या किया है, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, हर एक सब्जेक्ट के अंदर क्या हमने क्या किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 120 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस को यहाँ पर उठा करके डिस्कस करने की कोशिश की है। ये जो जितने सारे एग्जामिनेशन आपके 2021 और 22 में होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेक्चर आपके लिए, ठीक है। तो ना सिर्फ ये बिहार बीएड, यूपी बीएड, बल्कि जितने सारे एग्जामिनेशन आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और चूंकि ये एक टेस्ट है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम इस पर, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी की आकृति है। तो हमारी गैलेक्सी की आकृति जो है वो कैसी है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है दीर्घवृत्त, वृत्तीय, सर्पिल या फिर परवलय। तो देखिए, हमारी गैलेक्सी की जो आकृति है वो क्या है, हमारा सर्पिल्य है। तो याद रखिएगा, हमारी गैलेक्सी की आकृति सर्पिल्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है ना। तो आपको बताना है पृथ्वी जो है कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है। ऑप्शन ए है हमारा उर्सा माइनर, बी स्कल्प्टर, सी ड्रैको, डी मिल्की वे गैलेक्सी। तो जल्दी से बताइए पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। तो देखिए, बहुत बार हम लोगों ने ये एग्जामिनेशन में भी अपने सिलेबस के अंदर में भी पढ़ा है कि पृथ्वी जो है वो कौन सी गैलेक्सी का भाग है। ये बताइए जल्दी से। पृथ्वी जो है वो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। देखिए, पहले जो ग्रहों की संख्या थी वो कितनी थी, 9 थी, लेकिन चूंकि अब क्या हुआ, प्लेटो को बाहर कर दिया गया है तो अभी ग्रहों की संख्या 8 है। कौन कौन से ग्रह हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। टोटल कितने हो गए, 8 ग्रह हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो देखिए, सबसे चमकीला ग्रह जो है वो हमारा क्या है, शुक्र ग्रह है, ठीक है। इसलिए इसको भोर का तारा भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो हमारा क्या है, बृहस्पति है, ठीक है। बृहस्पति है। बृहस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, बृहस्पति और मार्स, जैसे ही आप अगर देखोगे सौर मंडल को, यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया बीच में सन, इसके बाद हो गया मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो ये जो मार्स है और जुपिटर है इसके बीच जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या है, यहाँ पर एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह का बेल्ट। तो ये मार्स और जुपिटर के बीच है। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि बताइए जुपिटर जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो किन 2 ग्रहों के बीच है। तो आंसर क्या होगा, मार्स और जुपिटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो देखिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन है शुक्र, बी अरुण, जिसको इंग्लिश में यूरेनस भी कहते हैं, मंगल, वरुण, या फिर इंग्लिश में जिसको नेपच्यून कहते हैं। तो देखिए, लाल ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है, लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। और ये जो मंगल ग्रह है इसमें आयरन की अधिकता काफ़ी ज़्यादा होती है उसके परत पर, तो लोहे की अधिकता होने के कारण ये जो है ग्रह लाल दिखती है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, जरा वो फिगर याद कीजिए, अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको, मरकरी है ना, वेनस, अर्थ, मार्स। तो पृथ्वी के सबसे निकट में या तो वेनस होगा या फिर इधर से होगा तो हमारा मार्स होगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट में कौन सा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा हो गया सन, सन के बाद मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्थ। अर्थ के सबसे निकट में पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर मंगल है, शुक्र है, बुध है और चंद्रमा है। तो बुध तो यहाँ पर हो गया है ना, तो ये तो होगा नहीं, है ना। और इसके अलावा जो है मंगल जो है ये हो गया हमारा मंगल, ये पास में है। और
अगर हमसे पूछा जाता है यहाँ पर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स पूछा जाता, तो ये देखिए ये हो गया मार्स हमारा, ठीक है, मार्स जिसको मंगल ग्रह बोलते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारा मार्स। और इसके अलावा जो है शुक्र हो गया, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, तो बुध, शुक्र, ये जो है वेनस है ये हमारा शुक्र हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा मंगल, ठीक है। मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के काफ़ी निकट में है। दो ग्रह निकट में है, एक तो हो गया आपका शुक्र जिसको वेनस बोलते हैं, और मंगल ग्रह जिसको मार्स बोलते हैं। तो अगर हमारे ऑप्शन में यहाँ पर वेनस होता तो वेनस आंसर होता, मार्स है तो मार्स होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, ये आपको पूछा गया। ऑप्शन ए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बी सीरियस, सी वोल्फ, डी लैलेंड। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है, याद रखिएगा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है। ऑप्शन ए है हमारा प्लूटो, बी नेपच्यून, सी यूरेनस, डी जुपिटर। तो पृथ्वी के सबसे दूर कौन सा है ना, तो यहाँ पर पूछा गया हमको सूर्य के सबसे दूर, तो यहाँ पर एक फिगर ही बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा सन, ठीक है, उसके बाद मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा दूर जो हुआ वो क्या हुआ, हमारा नेपच्यून हुआ। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा बी नेपच्यून या फिर वरुण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन ए बुध, बी प्लूटो, सी पृथ्वी, डी मंगल। तो प्लूटो होने का तो कोई नाम ही नहीं है क्योंकि प्लूटो अब तो ग्रह रहा ही नहीं। तो सबसे छोटा ग्रह के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो देख लीजिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो क्या है, हमारा बुध ग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है। तो देखिए पृथ्वी का जो गति होता है, अगर हम देखें यहाँ पर ग्लोब को, 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा ग्लोब बना ले रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और यहाँ पर ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है। अब ये पृथ्वी का जो गति है दो तरह की गति होती है, एक तो ये अपने अक्ष पर ही घूमता है, और दूसरा क्या होता है ये सन के चारों ओर घूमता है इस तरह से, ठीक है। तो अगर अपने अक्ष पर घूमता है तो दिन रात होती है, और चारों तरफ जब घूमता है तो ऋतुएं बदलती है। तो पहली जो अक्ष पर घूमता है उसको बोलते हैं घूर्णन। घूर्णन होने की वजह से क्या होती है, दिन और रात होता है, ठीक है। और जो है परिकिरणन होने की वजह से क्या होता है, ऋतुएं होती है, ठीक है। तो घूर्णन की वजह से जो है वो हमारा क्या होता है, दिन और रात होता है। और परिकिरणन जब होता है यानी जो अर्थ है वो अगर सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो जो परिकिरणन होता है उसकी वजह से क्या होती है, उसके वजह से हमारी ऋतु का परिवर्तन होता है ना। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा बी, पृथ्वी के किस गति के कारण ऋतुएं होती है, तो आंसर होगा परिकिरणन गति के कारण ऋतुएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं ना। तो अभी मैंने बताया ना दिन रात किसके वजह से होता है, घूर्णन की वजह से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, घूर्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। तो दिन और रात कहाँ पर बराबर होता है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या फिर ध्रुवों पर। तो दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं। देखिए दिन और रात जो है वो क्या होता है, विषुवत रेखा पर बराबर होता है, ठीक है। तो दिन और रात जो है वो विषुवत रेखा पर बराबर होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो बताना है आपको कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए है 107 किलोमीटर, बी 111 किलोमीटर, सी 115 किलोमीटर या फिर डी 121 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो हमारा 111 किलोमीटर होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा अक्षांश देशांतर किसको कहते हैं, ये जो हमारा अर्थ होता है इस तरह से है ना, इस अर्थ पर दो रेखाएं होती है, ठीक है। एक होता है हमारा इस तरह से, ये तो हो गया हमारा क्या अक्ष है ना, जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। यहाँ से बीच में हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, ओके, इक्वेटर हो गया। अब देखिए एक रेखाएं होती है जो इक्वेटर के पैरेलल होती है, इसको बोलते हैं लेटीट्यूड, ठीक है, या फिर अक्षांश बोलते हैं। और दूसरा वाला होता है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल इस तरह से होती है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है हमारा देशांतर। तो इस तरह की जो रेखाएं होंगी ये कहलाता है हमारा देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड। और ये जो हमारी इक्वेटर के पैरेलल लाइन होती है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अक्षांश। तो याद रखिएगा अक्षांश और देशांतर किसको कहते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। तो देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वो क्या है, चंद्रमा है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थिति को दिन रात बराबर होती है। तो कौन से तारीख को दिन और रात बराबर होती है। ऑप्शन है 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 मार्च या फिर ए और बी दोनों। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर दो ऐसा डेट है, एक है 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन को जो है दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब, है ना, ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है चंद्रमा आ जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर चंद्रमा आ जाए, है ना, यानी इस तरह से पहला स्टेटमेंट हमारा ये हो गया अर्थ, दूसरा हो गया हमारा सन, है ना। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर यहाँ पर मून आ जाता है, पहला स्टेटमेंट है कि मून आ जाता है, तो क्या होगा, हमारी वहाँ पर सूर्य चंद्र ग्रहण होगा। बी नंबर है सूर्य जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गई, इसके बीच में कहीं ना कहीं सन आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। या फिर डी नंबर में है पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, चंद्र ग्रहण जो है कब आती है। देखिए चंद्र ग्रहण तब होता है, जितने लोगों का आंसर डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ये हमारी हो गई सन, है ना, और सन और जो है क्या होती है यहाँ पर मून, है ना। तो सन और मून के बीच में अगर हमारा अर्थ आ जाता है इस तरह से यहाँ पर, तो हमारा क्या होता है, वही हमारा जो है चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि सन की जो डायरेक्ट लाइट जो मून पर आनी थी, ये डायरेक्ट नहीं आकर के ये अर्थ पर पड़ती है और अर्थ की परछाई मून पर पड़ती है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। मून का ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है सूर्य ग्रहण होता है ना। तो सूर्य ग्रहण कब होता है ये बताना है आपको, जब, है ना। तो देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, जब, ऑप्शन ए सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, या फिर सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, या फिर डी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जल्दी से बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया सन, ठीक है, और ये हो गया हमारा मून। सन और मून के बीच में अगर यहाँ पर चंद्रमा आ जाए, है ना, सन और पृथ्वी के बीच में, यानी ये हो गया अर्थ, सन और अर्थ के बीच में अगर यहाँ पर मून आ जाता है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए आर्कटिक क्षेत्र में, बी अंटार्कटिक क्षेत्र में, सी नॉर्वे में, डी उपरोक्त सभी। तो मध्यरात्रि का सूर्य जो है वो कहाँ दिखाई देता है। देखिए मध्यरात्रि का सूर्य जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में भी दिखाई देता है, अंटार्कटिक में भी देता है, नॉर्वे में भी देता है और उपरोक्त सभी, यानी ये जो तीनों में देता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी। देखिए मध्यरात्रि का सूर्य एक्चुअली होता क्या है, जिस समय हम लोगों का मध्यरात्रि होता है उस समय, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो अगर मून जो है यहाँ से निकलती है, अगर यहाँ पर सन है हमारा, ठीक है, सन जो निकलता है तो सबसे पहले सन किसको दिखाई देगा, सबसे पहले सनलाइट जो है इन दोनों को दिखाई देगा। ठीक है, और नॉर्वे चूंकि इधर ही आता है, उत्तरी ध्रुव की तरफ है, तो इसलिए नॉर्वे को भी दिखाई देता है। तो इस तरह से आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र में और साथ ही साथ नॉर्वे में, तीनों जगह जो है मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। तो आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, मेंटल, क्रूड, क्रस्ट या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए अगर आप अर्थ की स्टडी करोगे, तो ये अगर हमारा अर्थ है और ये सेंटर है, तो अर्थ की स्टडी करते हैं अगर हम लोग नीचे तो हम पाते हैं कि अर्थ में 3 लेयर होता है ना। एक होता है हमारा क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा वाला होता है जिसको बोलते हैं कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 लेयर होता है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट, बीच वाले परत को मेंटल और लास्ट वाले परत को कोर कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परत कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रस्ट या फिर भूपर्पटी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है।
तो कौन से तत्व हैं जिसकी मात्रा अधिक होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए है हमारा लोहा, बी ऑक्सीजन, सी एल्यूमिनियम या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो देख लीजिए भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इस तरह से आंसर होगा हमारा बी ऑक्सीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा अवसादी चट्टान, बी आग्नेय चट्टान, सी कायांतरित चट्टान या फिर डी इन सभी में। खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो देखिए चट्टानें जो होती है वो 3 तरह की होती है ना, हम लोगों ने पढ़ा है। एक होता है हमारा इग्नियस, दूसरा होता है हमारा सेडिमेंट्री, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री, है ना, और तीसरा वाला होता है मेटामॉर्फिक, हिंदी भी बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका आग्नेय चट्टान, ये वाला हो गया आपका सेडिमेंट्री जिसको बोलते हैं अवसादी चट्टान, और ये हो गया हमारा कायांतरित चट्टान। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। ये जो इग्नियस चट्टान होता है ये क्या होता है, रॉक से मिलकर के बना होता है। जब पृथ्वी के अंदर में, अर्थ के अंदर में क्या होता है, आपस में प्लेट्स टकराते हैं, उथल पुथल होती है, तो वहाँ पर जो मगमा होता है, लावा होता है, मगमा होता है, वो ऊपर आता है और वो लावा ठंडा होकर लावा बन जाता है। ठीक है, वही जो रॉक्स है, मोल्टन रॉक्स, वो ऊपर आकर के पिघल करके चट्टान का निर्माण करती है, वही इग्नियस चट्टान कहलाता है। जबकि सेडिमेंट्री चट्टान जो है वो कैसा होता है, सेडिमेंट्री चट्टान जो है हमारे वेस्ट से बना होता है, अवसादों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जितने तरह के अवसाद होते हैं उनसे ये मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब देखिए क्या अवसाद होंगे। अवसाद में जैसे मान लीजिए आपका इसमें कपड़ा भी हो सकता है, कोई भी वेस्ट हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई खनिज पदार्थ हो सकता है ना। तो ये जो इग्नियस है और मेटामॉर्फिक है, ये दोनों रॉक्स के ही लंबे समय तक रहने के बाद जो है आपस में परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक का कैसे निर्माण होता है, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर अर्थ के अंदर लंबे समय तक दबा रहता है, तो उससे एक नए प्रकार के यहाँ पर रॉक्स का जन्म होता है, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर कायांतरित चट्टान कहते हैं। याद रखिएगा ये इग्नियस रॉक्स जो है ये क्या होता है हमारा, ये पूरी एक लेयर में होती है। ये जो है पूरी तरह से क्या होता है, इसके जो एटम्स होते हैं वो अच्छे से सजे होते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक के एटम्स भी अच्छे से सजे होते हैं, लेकिन सेडिमेंट्री के जो एटम्स होते हैं वो अच्छे से सजे नहीं होते हैं। सेडिमेंट्री एक ऐसा रॉक्स होता है जिसके अंदर में जो है क्या होता है, खनिज तेल, कोयला, ये सब पाया जाता है। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा 22 का ए, अवसादी चट्टान। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है। तो वनस्पतियों और जीव जंतुओं का जीवाश्म जो है वो अवसादी चट्टान में पाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये हमारे लिए हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा एकांकागुआ, बी किलिमंजारो, सी कोटोपैक्सी या फिर डी मोनालोआ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो क्या है हमारा, कोटोपैक्सी है। याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है। तो भूकंप की तीव्रता की माप यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए भूकंप से रिलेटेड 2 माप होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक तो होता है जो उसकी तीव्रता को मापता है। ठीक है, तीव्रता को मापता है। ठीक है, और जिसको तीव्रता को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी को मापता है। और एक जो है नेचुरल भूकंप को मापा जाता है। ठीक है, तो 2 तरह के यहाँ पर होते हैं। तीव्रता को जो मापता है, भूकंप की तीव्रता को जो मापता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है, जबकि भूकंप को जो है वो किससे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। तो अगर ये पूछा जाए भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर होगा हमारा सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का ऐसा ज्वालामुखी जो सक्रिय भी हो और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, ये पूछा गया। ऑप्शन ए है किलिमंजारो, बी चिम्बोरोजो, बी कोटोपैक्सी या फिर डी कैस्केड। जल्दी से बताइए विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है।
देखिए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो हमारा क्या होगा, कोटोपैक्सी होगा। कोटोपैक्सी के बारे में बताया, सबसे ऊंचा जो है क्या है ज्वालामुखी भी हमारा क्या है, कोटोपैक्सी ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए एशिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी नहीं है? देखिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑस्ट्रेलिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? ऑप्शन ए अरब का पठार, बी मंगोलिया का पठार, सी तिब्बत का पठार या फिर डी कोलंबिया का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देख लीजिए यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो क्या है, तिब्बत का पठार है। याद रखिएगा तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील है? ऑप्शन ए टिटिकाका जो कि हमारा बोलीविया में के अंदर में है, दूसरा है चाड जो कि हमारा दक्षिण अफ्रीका के अंदर में है, बैकाल रूस के अंदर में है, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो हमारा क्या है, बैकाल झील है, और ये कहाँ पर है, रशिया के अंदर में है। तो रशिया की बैकाल झील जो है पूरी दुनिया में सबसे गहरी झील है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व की सबसे बड़ी झील है? कौन सी सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए सुपीरियर झील, बी कैस्पियन झील, सी बैकाल झील या फिर डी है ना टिटिकाका झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील के बारे में आपसे पूछा गया है। अक्सर इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए कैस्पियन सी का झील जो है यानी कैस्पियन झील जो है वो विश्व की क्या है, सबसे बड़ी झील है। तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ी झील कौन सा है तो आंसर क्या होगा, कैस्पियन झील। देखिए अगर वीडियो कहीं से भी अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, मज़ा आ रहा है पढ़ने में और लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैनल पर कराई जाएगी। कोई भी बेकार की चीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं। तो वो हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे आप यूपीएससी की एग्जामिनेशन दे रहे हो या स्टेट पीसीएस की या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो आप लोग सभी देख रहे हैं और काफ़ी कम लोगों ने लाइक किया है, लाइक करें और अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है? ऑप्शन ए सुपीरियर, बी कैस्पियन, सी बैकाल, डी विक्टोरिया। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है इसमें से? तो देख लीजिए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो है वो हमारा क्या है, सुपीरियर झील है। याद रखिएगा सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है? ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, बी ईरी, सी मिशिगन या फिर डी कैस्पियन। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो देख लीजिए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो क्या है, हमारा कैस्पियन झील है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील आंसर होगा कैस्पियन झील, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व की सबसे ऊंची झील है? ऑप्शन ए वान लेक, बी चिल्का लेक, सी कैस्पियन लेक, डी टिटिकाका लेक। तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर डी टिटिकाका झील आ रहा है वो काफ़ी सही है। विश्व की सबसे ऊंची झील का नाम जो है वो टिटिकाका झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, बी इंडोनेशिया, सी सुमात्रा, डी जावा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो क्या है, हमारा ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे छोटा महादेश है? तो विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है उसके बारे में आपसे पूछा गया। ऑप्शन है अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व की सबसे है ना छोटा महादेश है। तो याद रखिएगा महादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ साइज के हिसाब से। पहला जो महादेश हो गया वो हो गया हमारा एशिया, फिर उसके बाद हो गया हमारा क्या, अफ्रीका,
है ना। अफ्रीका के बाद याद रखिएगा तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर पर हो गया हमारा अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका। छठे नंबर पर हो गया हमारा क्या, यूरोप, है ना, यूरोप। और सातवें नंबर पर हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो आंसर क्या होगा, एशिया महादेश जो है सबसे बड़ा है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ये हमारा सबसे छोटा महादेश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए रॉकी, बी एंडीज, सी काराकोरम या फिर डी अलास्का। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो हमारा एंडीज माउंटेन है। एंडीज माउंटेन जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन ए गोबी, सहारा, कालाहारी या फिर थार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल निम्न में से कौन सा है? देखिए सहारा जो डिजर्ट है जो कि अफ्रीका के अंदर में, अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो ये अफ्रीका के जो पहला वाला पोर्शन है ऊपर वाला, यहीं पर आपको मिल जाएगा। ये जो रीजन है यही हमारा सहारा डिजर्ट है। कहाँ पर? अफ्रीका के अंदर में, ठीक है। तो यही हमारा कहलाता है सहारा डिजर्ट, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर में है और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? ऑप्शन ए 29, बी 65, सी 71 या फिर डी 74। याद रखिएगा यहाँ पर जलमंडल के बारे में पूछा गया है, कितने % भाग पर वाटर है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, कुछ अनुमान लग रहा है आप लोगों को? चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए 71% जो भाग है उस पर क्या होगा, जल है, और 29% जो भाग है उस पर क्या है हमारा, उस पर हमारा स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे बड़ा महासागर है ना, तो सबसे बड़ा महासागर जो है वो क्या है हमारा, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन इसी को बोला जाता है। आपने देखा होगा इस साइड में पूरी तरह से क्या है हमारा, ये हमारा हो गया हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है, और इस साइड में हो गया यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके इस साइड में ये चाइना वगैरह है, यहाँ पर जापान है। तो ये जो रीजन है हमारा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को लेकर के ये, और ऊपर में यहाँ पर रसिया है ना, मैप में आपने देखा होगा। तो ये पूरा जो रीजन है ये कौन सा यहाँ पर महासागर है, तो ये जो है हमारा प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ऑप्शन ए सुंडा गर्त, बी प्योर्टरिको गर्त, सी मारियाना ट्रेंच या फिर डी टोंगा गर्त। जल्दी बताइए विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है वो क्या है, मरीना ट्रेंच है। और मरीना ट्रेंच कहाँ पर है, ये भी हमारा प्रशांत महासागर के अंदर में, पैसिफिक ओशियन के अंदर में है, ठीक है। और लगभग जो है इसकी गहराई जो है 1120 किलोमीटर डाउन है, जहाँ तक मुझे याद है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर कुछ इनकरेक्ट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी पोटेशियम सल्फेट या फिर डी सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक होता है ना, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक होता है, बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर यहाँ पर डी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर समुद्री जल में जो है वो हमारा क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं NaCl, इसी को बोला जाता है साधारण नमक। इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है समुद्र के अंदर में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से होता है, ऐसा कब होता है? ठीक है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में आ जाता है तब हाई टाइड यानी उच्च ज्वार का निर्माण होता है। ये कब होता है, किस स्थिति में होता है? आंसर है ए अमावस्या को, बी पूर्णिमा को, सी सप्तमी को या फिर डी ए और बी दोनों, यानी अमावस्या और पूर्णिमा दोनों। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जो है एक सीधे में आ जाते हैं, कब कब आते हैं? ये अमावस्या में भी आते हैं और पूर्णिमा में भी आते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ए और बी। सवाल आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, बताइए कि जो हाई टाइड होता है, जो उच्च यहाँ पर जो है ज्वार होता है,
वो कब होता है? तो आंसर ये भी होगा अमावस्या और पूर्णिमा को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल संधि, है ना, जिसको पाक जल डमरू मध्य भी बोला जाता है, किसको जोड़ती है? ऑप्शन ए अंडमान सागर और चीन सागर को, बी जावा सागर और हिंद महासागर को, सी मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, या फिर डी कच्छ और खंबात की खाड़ी को। तो पाक जल संधि किसको जोड़ती है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर सी आ रहा है, मन्नार और बंगाल की खाड़ी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। पाक जल संधि जो है वो मन्नार और, है ना, बंगाल की खाड़ी दोनों को जोड़ती है। तो याद रखिएगा, पाक जल संधि मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सागर, है ना, भूमध्य सागर के किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर, तो देखिए आप यहाँ पर जब मैप देखोगे, ये हो गया आपका अरब सागर, अरब, है ना, ये जो अरेबियन कंट्री है, मिडिल ईस्ट, वो हो गया। इस साइड में आपका ऐसे करके हो जाता है मेरे हिसाब से, ये हो गया आपका अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे इधर का एरिया हुआ, ये हुआ हमारा इंडिया। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन हो गया यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला हो गया अरेबियन सी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरह से क्या होता है, ये वाला जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या इसको बोला जाता है? लाल सागर या फिर रेड सी बोला जाता है इसको, रेड सी, क्या बोलते हैं इसको? रेड सी बोला जाता है। और यहाँ पर जब आएंगे तो ये वाला हो गया हमारा मेडिटेरियन सी या फिर भूमध्य सागर बोलते हैं। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को किस नहर के द्वारा जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर एक फेमस नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। तो आंसर क्या हो जाएगा 44 का बी, स्वेज नहर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए है हमारा नील नदी, बी अमेजन नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी हुआंगो नदी। तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी आपको अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा नील नदी। नील नदी कहाँ पर है? ये भी अफ्रीका के अंदर में है। तो अफ्रीका के अंदर में दो चीज़ है जो विश्व की सबसे बड़ी हो गई है ना। एक चीज़ तो हमारा हो गया क्या, डिजर्ट, जिसको यहाँ पर था हमारा सहारा डिजर्ट, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ी जो मरुस्थल है वो यही हुई। नील नदी जो है यहाँ पर देखेंगे आप, भूमध्य सागर है, तो यहाँ से ये नील नदी जो है इस तरह से ये चलती है। ठीक है, यही हो गया हमारा क्या, नील नदी। ठीक है, याद रखिएगा, ये हो गया हमारा नील नदी। और ये पोर्शन जो है ये क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा अफ्रीका। तो अफ्रीका के अंदर में सहारा डिजर्ट भी है और नील नदी भी है। नील नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। अगर आपको पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा गंगा। गंगा जो है वो इंडिया का सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो लंबाई है 2510 किलोमीटर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अक्सर इस तरह के एग्जामिनेशन हमारे बीएड के एग्जामिनेशन में या फिर बिहार पुलिस, बैंक, एसएससी, रेलवे, हर जगह पूछे जाते हैं। बताइए बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए यहाँ पर बगदाद जो है वो हमारा टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है ना। तो जितने लोगों का आंसर डी टिग्रिस आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ पर वर्ल्ड के बारे में पूछा गया है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट, है ना, सबसे ऊंचा मतलब वर्ल्ड्स हाईएस्ट, और जलप्रपात का मतलब हो गया वाटरफॉल। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा होगा? ऑप्शन ए है हमारा गरसोपा, बी हुंडरू, सी ककोलत, या फिर डी एंजिल। जल्दी से बताइए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर एंजल वाटरफॉल जो है यही क्या है हमारा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो आंसर होगा डी, एंजल फॉल इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है, कौन सा गैस सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। हम लोग सभी जानते हैं नाइट्रोजन जो है क्या होता है 78%, है ना। शायद मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है शायद 71% जो है यहाँ पर अवेलेबल होता है। ऑक्सीजन जो है वो कितनी होती है? ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.02 है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है ना, और उसके अलावा जो है जलवाष्प है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, या फिर आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत, आयन मंडल तो है नहीं, है ना, और ओजोन मंडल तो है नहीं, ये भी बीच में पड़ती है।
क्षोभ मंडल और समताप मंडल में यहाँ पर हमारा ये दोनों में आंसर फंसा हुआ है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, है ना, कौन सा वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर सी क्षोभ मंडल आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ, लेकिन इंग्लिश में रिवाइज कराऊंगा मैं। ऊपर में हो, सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, है ना, ट्रोपोस्फेयर, फिर होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, फिर उसके ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, है ना, मेजोस के ऊपर जाएंगे तो थर्मोस्फेयर, थर्मो के ऊपर जाएंगे तो एग्जोस्फेयर। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर। यही जो ट्रोपोस्फेयर है इसी को कहा जाता है क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। तो सबसे निचली परत में मैंने बताया था क्लास के अंदर में, आंसर होगा क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। क्षोभ मंडल में तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है, समताप मंडल में भी नहीं पाई जाती है, बरही मंडल में भी नहीं पाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, आयन मंडल में। तो इस तरह से 51 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 51 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, है ना, जिसको बोलेंगे क्या, समताप मंडल। सॉरी, यहाँ पर जो है आयन मंडल भी नहीं होगा। आयन मंडल में क्या होता है, रेडियो तरंगें होती है, ठीक है, रेडियो तरंगें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी वाली मंडल जो है जिसको बोलते हैं समताप मंडल, वहीं पर ओजोन परत पाई जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। तो वायुमंडल के किस तरंग में रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, आंसर होगा सी, आयन मंडल। आयन मंडल के अंदर में जो है रेडियो तरंगें यहाँ पर परावर्तित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु दाब मापने का यंत्र है ना। तो देखिए बैरोमीटर जो है क्या है, वायु दाब मापने का यंत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो आर्द्रता यानी नमी जो होगी वायुमंडल में, उसको मापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओजोन परत, है ना, पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, कैसे करती है, ये आपको मेनली यहाँ पर 4 ऑप्शन है बताना है। वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है उससे पृथ्वीवासियों की रक्षा कराता है। बी, पृथ्वी पर आने वाली अन्य ग्रहवासियों से रोकता है। सी, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से, या फिर डी, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से। तो आंसर हो जाएगा डी, सूर्य से आती हुई अल्ट्रा वायलेट जो किरण होती है, ये मान लीजिए सन है और ये वाला हो गया हमारा अर्थ। तो यहाँ से सनलाइट जो आती है वो बीच में क्या होता है, यहाँ पर ओजोन लेयर होता है, ठीक है। ये जो है ओजोन परत होती है। इस ओजोन परत में ये जैसे आटा चालने की चलनी होती है ना, उसी तरह से चल करके जितने सारे अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, वापस भेज दिया जाता है उनको, और बाकी की किरणें जो है उसको आने का परमिशन मिलता है। तो इस तरह से ये ओजोन जो है हमारी रक्षा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो बताइए विश्व में चावल का सबसे सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बी, चीन। चीन में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। भारत, श्रीलंका, चीन, इंग्लैंड। तो बताइए विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए विश्व में चाय का सबसे सर्वाधिक उत्पादक वाला जो देश है वो हमारा है कौन सा, वो हमारा है भारत, है ना। भारत जो है वर्ल्ड्स का हाईएस्ट जो है यानी लार्जेस्ट जो है क्या है, प्रोड्यूसर भी है। 2 चीज़ याद रखिएगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एंड एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, ठीक है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। तो यहाँ पर चाय की खेती सबसे ज़्यादा भारत के अंदर में होती है, लेकिन हम यहाँ पर खर्च भी सबसे ज़्यादा भारत के अंदर में करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर क्या होती है, कमी हो जाती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी चाय हमको बाहर से इंपोर्ट करके लानी पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है कौन, जो है केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन ए भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन कहाँ पर होता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन जो है वो भी भारत के ही अंदर में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन ए चीन,
बी भारत, सी रूस, डी यूएसए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, ये पूछा गया है। तो देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन जो है वो कोई और नहीं बल्कि रूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, भारत, रूस, यूएसए, चीन। जल्दी से बताइए विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। तो देखिए यहाँ पर चीन जो है विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। पूरी दुनिया में टीन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पर किया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी थाईलैंड, सी मलेशिया, डी इंडोनेशिया। मैं आप लोगों का कमेंट देखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर 5 सेकंड दे रहा हूँ। जल्दी से बताइए विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर सी मलेशिया आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। मलेशिया में सबसे ज़्यादा जो है टीन का उत्पादन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्व का मैनचेस्टर, ये वर्ड है पूर्व का मैनचेस्टर, किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए मुंबई, बी ओसाका, सी संगाई या फिर डी जकार्ता। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो देखिए पूर्व का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, बी ओसाका। ठीक है, ओसाका कहाँ पर है, जापान के अंदर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसार की छत किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पामीर का पठार, माउंट एवरेस्ट, K2 या फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। किसको संसार की छत कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर पामीर प्लेचू जो है यानी पामीर का पठार जो है इसी को कहा जाता है संसार का छत। याद रखिएगा संसार का छत जो है वो पामीर की छत को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या फिर होली सिटी कहा जाता है। वाराणसी, सीतामढ़ी, रोम, जेरूसलम। तो बताइए कौन सा शहर है जिसको इटर्नल सिटी या फिर होली सिटी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इधर हाल में ही में ये न्यूज में था, बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पर सी रोम। जितने लोगों का आंसर सी रोम है उनका बिल्कुल करेक्ट है। रोम को होली सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर होली सिटी जो है जेरूसलम को भी कहा जाता है। जेरूसलम के अंदर में जो है 3 धर्म है, चाहे वो आपके जो है क्रिश्चियन हो, ठीक है, या फिर मुस्लिम हो या फिर जूस हो, है ना, तीनों के लिए जो है क्या है, ये होली सिटी है जेरूसलम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो दक्षिण ध्रुव यानी जो अर्थ है, ये अर्थ का साउथ पोल, ये आपका ऊपर वाला हो गया नॉर्थ पोल, है ना, ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला बिंदु कौन सा, कौन से लोग थे, कौन थे वो। आंसर होगा रॉबर्ट पेरी, मैगलेन, है ना, वास्को डिगामा या फिर एमंडसेन। जल्दी से बताइए दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। यहाँ पर फर्स्ट मैन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर होगा एमंडसेन। एमंडसेन जो है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति था। ऑप्शन ए एमंडसेन, बी कैप्टन कुक, सी रॉबर्ट पियरी या फिर डी कोपरनिकस। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। देखिए रॉबर्ट पियरी जो है वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और अगर दक्षिण ध्रुव के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा एमंडसेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऑप्शन ए भारत, बी अरब प्रायद्वीप, सी ग्रीनलैंड या फिर डी कतर। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, ये पूछा गया है आपको। तो देखिए अरब प्रायद्वीप जो है वो क्या है, हमारा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है ना, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन ए महानदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, नील डेल्टा या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो यहाँ पर देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ना सिर्फ भारत का बल्कि वर्ल्ड्स क्या है, लार्जेस्ट डेल्टा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए काराकोरम राजमार्ग, बी ट्रांस पैसिफिक मार्ग, सी लेह मनाली मार्ग या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्व की सबसे ऊंची सड़क
कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है वो कौन सी है। देखिए यहाँ पर लेह मनाली मार्ग जो है, जो भारत के अंदर में है, यही जो है विश्व की क्या है, सबसे ऊंची सड़क है। तो आंसर हो जाएगा हमारा लेह मनाली मार्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? व्यस्त व्यापारिक नदी, ऑप्शन ए गंगा, बी डन्यूब, सी पोटोमेक या फिर डी राइन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर समुद्र या फिर पोर्ट के बारे में नहीं पूछा गया है आपसे। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर डी राइन दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होगा। राइन जो है वो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वेनिस को, बी कोचिन को, सी सूरत को या फिर डी लक्षद्वीप को। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ पर अरब सागर की रानी जो है वो किसको कहा जाता है? कोचिन को कहा जाता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा कोचिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है कि संपूर्ण दुनिया के क्षेत्रफल के सामने अगर भारत का क्षेत्रफल देखें तो कितना होगा। तो हम लोगों ने बहुत बार ये अपने क्लासेस के अंदर में भी पढ़ा है ना। मैंने भी आपको बताया है कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। देखिए भारत का अगर आपको क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? 2,43,000, सॉरी भूल रहा हूँ यहाँ पर, 24,32,000 है ना, और 24,32,243 समथिंग ऐसे ही है। आप एक बार देख लेना। 24,32,284 किलोमीटर है ना, 24,32,284 किलोमीटर स्क्वायर। अब याद आ गया, 24,32,284 किलोमीटर स्क्वायर है ना। तो ये याद रखिएगा, 24,32,284 किलोमीटर स्क्वायर जो है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। और ये जो है कितना है? 24% ऑफ द वर्ल्ड्स है। ठीक है। इंडिया जो है अगर आपको पूछा जाए एरिया वाइज तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। कितनी बड़ी कंट्री है? 7th लार्जेस्ट है। ठीक है। आप इसको कैसे याद रखोगे? मैंने क्लास में पहले भी बताया है। ये ट्रिक है आपका रकुकुबा है ना। ये हो गया आपका रशिया, ठीक है, आर से। सी से हो गया आपका कनाडा है ना। यू से आपका हो गया यूएसए है ना। सी से हो गया चाइना, ठीक है। बी से हो गया आपका ब्राज़ील, ठीक है। और ए से क्या हो गया? ए से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये भी कंट्री है। तो इस तरह से ये हो गए हमारे 6 बड़े कंट्री और 7वें नंबर पर आ गया भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो कल के क्लास में ही बताया था गुजरात की। गुजरात का तटरेखा जो है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो आंसर क्या होगा? गोवा। गोवा की तटरेखा जो है वो क्या है? सबसे छोटी है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है इस तरह के सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु, न जाने कितनी बार ये एग्जामिनेशन के अंदर में पूछा गया है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? ऑप्शन ए है हमारा आलोक, बी कन्याकुमारी, सी मिनिकॉय या फिर डी इंदिरा पॉइंट। जल्दी से बताइए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर डी इंदिरा पॉइंट आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है ना। अभी बताया था भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। और इससे पहले जो 6 कंट्री हैं उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताया, रकुकुबा याद रखिएगा। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कितने नंबर पर है? आंसर क्या होगा? दूसरा नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर से नहीं देखेंगे। इसको मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूं जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप बार बार भूल जाते हो। इसकी एक वीडियो भी बनी हुई है ट्रिक को लेकर के है ना। अगर आप ट्रिक वाली वीडियो देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा उस ट्रिक वाली वीडियो को। ट्रिक यहाँ पर नहीं बताते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है डी 8 राज्य, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो
अगर आपको ट्रिक जानना है तो डिस्क्रिप्शन में ट्रिक दे दूंगा, पहली वीडियो जो है ट्रिक वाली होगी, उसको आप देख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है, कितने दक्षांश पर मापा जाता है? तो देखिए 82.5 डिग्री जो है वो क्या है, ईस्ट में मापा जाता है। तो 82.5 ईस्ट आप ढूंढिए कहाँ पर है, ईस्ट मतलब क्या, पूरब। तो ये हो गया 82 डिग्री 30 मिनट पूरब में होगा, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में होगा, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से? देखिए इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, है ना, 82 डिग्री पूर्व देशांतर में, ठीक है। तो ये पी जो है ये क्या है, पश्चिम है, और हमको जाना है पूर्व में, तो यहाँ पर होगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ठीक है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत के अंदर में, ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके पास है सिक्किम, है ना, हरियाणा, गोवा या फिर त्रिपुरा। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो क्या होगा, गोवा होगा, आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुनें। तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? जैसे आपने इंडिया का मैप देखा है इस तरह से, है ना, तो इंडिया के इस मैप में आप देखोगे कुछ नदी जो है क्या होती है, वेस्ट फॉलोइंग रिवर होती है, और कुछ जो है क्या है, ईस्ट फॉलोइंग रिवर है। तो आपको ईस्ट फॉलोइंग रिवर यानी पूर्व की ओर, सॉरी यहाँ पर पूछा जा रहा है पश्चिम की ओर, यानी वेस्ट फॉलोइंग रिवर को आपको पता करना है। तो ये सारे रिवर जो है ईस्ट फॉलोइंग है, वेस्ट फॉलोइंग कौन सी रिवर है? तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए नर्मदा जो है, नर्मदा, ताप्ती, सोन और साबरमती। तो बताइए कौन सी नदी है जो वेस्ट पश्चिम की ओर बहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो नदी है नर्मदा, है ना, ताप्ती और साबरमती, ये तीनों नदियाँ जो है क्या है, वेस्ट फॉलोइंग रिवर है। जबकि सोन नदी जो है ये क्या है हमारा, ये सोन नदी जो है आपको याद होगा ये कहाँ पर बहती है, बिहार में आकर के मिलती है। तो ये जो है बेसिकली साउथ से बहती है किधर, नॉर्थ की तरफ, या इसको आप नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो। तो वेस्ट फॉलोइंग रिवर कौन सी हो गई, यहाँ पर हो गई नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस तरह से आंसर हो गया हमारा सी 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है? तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, काली मिट्टी होती है। तो आंसर याद रखिएगा, कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो क्या होता है, काली मिट्टी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी कंचनजंगा या फिर डी अनायमुड़ी। अवशिष्ट पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, ए अरावली। अरावली जो है वो क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा या फिर शरावती। तो देखिए गोदावरी रिवर के अगर बारे में बात करें तो ये इंडिया हो गया। इंडिया में देखिए ये क्या है, इस तरह से गोदावरी रिवर बहती है, ठीक है। गोदावरी रिवर इस तरह से बहती है, और ये जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और पूरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है 2510, और ये गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी, दूसरी लंबी नदी है जो दक्षिण भारत की है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए गोदावरी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी भी बताया कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो क्या है, गंगा नदी है। याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, और कुछ लोग इसका 2525 किलोमीटर कहते हैं, लेकिन इसका आप जो अगर कहीं पर एग्जामिनेशन में 2510 होगा तो आप 2510 टिक कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी भी 2510 कहता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए हुंडरू, बी कुंचिकल, सी ककोलत या फिर डी येना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर कुंचिकल फॉल जो है वो क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आंसर हो जाएगा बी कुंचिकल फॉल, ठीक है, बी कुंचिकल फॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए गोमती, बी सतलज, सी झेलम या फिर डी व्यास। जल्दी से बताइए भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है ना। तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। तो आंसर हो जाएगा बी सतलज नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए साबरमती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो
तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए हीराकुंड बांध जो है वो महानदी नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर, और हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ पर है? तो वो महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी चंबल, सी भागीरथी या फिर डी गंडक। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, आपसे ये पूछा गया है। जल्दी से बताइए सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर बना हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए नर्मदा है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो कहाँ पर बना हुआ है? वो नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु के किस कारण से वर्षा होती है? तो उत्तर भारत के मैदानी भाग में ठंडी में बारिश होती है शीत ऋतु में, ये किस कारण से होती है? आंसर है लौटती मानसून, बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी पश्चिमी विक्षोभों या फिर डी उपरोक्त सभी। बताइए उत्तर भारत में किन कारणों से ठंडी में बारिश होती है? तो देखिए यहाँ पर पश्चिम विक्षोभों के कारण जो है क्या होती है? उत्तर भारत में ठंडी में वर्षा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है? ऑप्शन ए मौसिनराम, बी चेरापूंजी, सी नेतरहाट या फिर डी पश्चिमी घाट। तो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य हम लोग सभी जानते हैं मौसिनराम के अंदर में है, और ये मौसिनराम कहाँ पर है? मेघालय के पास है। और मेघालय में ही 3 अच्छी है ना फेमस जो है माउंटेन्स पीक हैं, उसको याद रखिएगा। इसको बोलेंगे हम लोग गारो, है ना, खासी, है ना, खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, याद रखिएगा। गारो खासी जैंतिया ये तीनों जो हैं कहाँ पर है? तो मेघालय के अंदर में है। बीपीएससी में भी पूछा हुआ सवाल है, 64वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है? ऑप्शन ए बीकानेर में, बी जोधपुर में, सी जैसलमेर में या फिर डी अजमेर में। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान जो है वो जैसलमेर है। तो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है? तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं चलती है उसको लू कहते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, बी विंध्याचल, सी है ना सहारदरी या फिर अरावली। तो भारत की सबसे पुरानी पहाड़ कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आरावली। देखिए बेसिकली आरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट पहाड़ियाँ हैं, सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। आरावली की पहाड़ियाँ जो है वो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो आपको ये बताना है कि भारत के किस राज्य की सीमा है जो देश के सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है, ठीक है। तो देश के राज्य की सर्वाधिक सीमाओं को छूने वाला यानी अपने भारत के अंदर में वो कौन सा स्टेट है जो अनदर दूसरे सबसे ज़्यादा स्टेट की बॉर्डर वहाँ पर टच होती है? बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन है असम, बी मध्य प्रदेश, डी झारखंड या फिर बी उत्तर प्रदेश। बताइए तो आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है सबसे ज़्यादा दूसरे स्टेट के साथ यहाँ पर टच करती है, तो याद रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है ये आपसे पूछा गया है। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्रा, सी महानदी या फिर डी ए और बी दोनों। तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलने से बनती है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से रबी फसल का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा जो है रबी फसल होगा? मैं बता देना चाहूँगा कि आप फसल को कैसे पहचानिएगा कौन रबी है और कौन खरीफ है। अब मैं थोड़ा सा ट्रिक दे देता हूँ आपको। देखिए ये हो गया हमारा रबी और ये हो गया हमारा खरीफ, ठीक है। रबी की देखिए आपने पढ़ा है ना RS, R के बाद क्या आता है S। तो रबी की जो सोइंग सीजन है वो सितंबर अक्टूबर में है और ये जो है मार्च में इसका जो है हार्वेस्टिंग किया जाता है, तो सितंबर से मार्च तक। और खरीफ जो है ये क्या होता है जून जुलाई में इसकी सोइंग की जाती है और ये कब कटता है? सितंबर अक्टूबर में कटता है। तो याद रखिएगा ऐसी कौन सी फसल है आप यहाँ पहचान लीजिए जो जून जुलाई में लगाई जाती है, ठीक है। वो हो जाएगा हमारा जो है वो हो जाएगा हमारा क्या?
खरीफ, और जो है सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है वो होगा रबी। तो सितंबर अक्टूबर में गेहूँ लगाया जाता है, बिल्कुल सही। इसके अलावा जो है और क्या क्या लगाई जाती हैं, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर देखिए ए जो है 1 जो है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक क्या हो गया हमारा, कट हो गया। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर, पहचान करके आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली जो है हमारा ये मटर है ना, इसके अलावा जो है इसमें रबी फसल का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मटर, और इसके अलावा और हो सकता है हमारा क्या, यहाँ पर मटर के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर राई है ना, मटर और राई ये चीज़ें हैं। तो गेहूँ, मटर और राई ये तीनों चीज़ें जो है इसका क्या होता है, सितंबर में सोइंग होता है, तो ये होगा हमारा रबी फसल। बाकी मक्का और अरहर रबी फसल नहीं है। तो इस तरह से आंसर होगा बी 1 to 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुनें, है ना, धान, गन्ना, अरहर, ज्वार और आलू। जल्दी से फटाफट खरीफ फसल को चुनिए, इनमें से कौन सा खरीफ फसल है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए सारे जो फसल हैं सब के सब क्या हैं, खरीफ फसल हैं, बस आलू को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि आलू की जो सोइंग है वो सितंबर अक्टूबर में की जाती है, तो ये क्या है, एक रबी फसल है। ठीक है, तो इस तरह से 5 जिसमें जिसमें है उसको कट कर दीजिए, ये कट हो गया, ये कट हो गया, है ना, और तो आंसर हो गया हमारा ये सी नंबर 1 2 3 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर। रेशम सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर उत्पादित की जाती है ये बताना है आपको। तो देखिए महाराष्ट्र के अंदर में जो है, यहाँ पर हम देखते हैं रेशम के बारे में देख रहे हैं, रेशम कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो कर्नाटक के अंदर में रेशम सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या होगा, कर्नाटक इज़ दी फर्स्ट आंसर। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कर्नाटक ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, ये मैंने कम्युनिटी टेप के अंदर में भी बताया था। देखिए जैसे आप ड्रीम सेवक आईएएस चैनल पर जाओगे ना, ड्रीम सेवक पर, ठीक है, ड्रीम सेवक आईएएस चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर ढेर सारा टैब होगा ऊपर में, जिसमें एक वाला होगा आपका जो चैनल का मेन है, फिर उसके बाद प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट के और बगल में जाइएगा तो 1-2 टच करके वहाँ पर कम्युनिटी होगा। उस कम्युनिटी में डेली मैं क्या करता हूँ, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड करता हूँ। तो वहाँ से जाके ना सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें बल्कि उस पोस्ट को लाइक भी करें। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर होगा, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। अगर मान लीजिए 20 दिन एग्जामिनेशन के बचे हैं तो 20 × 5 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, जम्मू एंड कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए क्रांति और दूसरी तरफ में क्या है, उत्पादन है। इसमें जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, बस एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए श्वेत जो हो जाएगा ये क्या है हमारा, दूध उत्पादन के लिए, बिल्कुल सही। हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए है, नीली क्रांति जो है वो किसके लिए है, और गुलाबी क्रांति मांस के लिए। अभी इन दोनों में देखना है हमारा क्या यहाँ पर कौन सा इसमें गलत है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो गुलाबी क्रांति है ये मांस के लिए है, ये क्या होगा, ये हमारा गलत होगा। बाकी नीली क्रांति जो है मत्स्य के लिए, ये करेक्ट है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, 2 युग्म दिया हुआ है, दोनों में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कृषि का प्रकार, दूसरी तरफ संबंधित उत्पादन। जैसे मान लीजिए पीसी कल्चर, पीसी कल्चर किसको कहते हैं, पीसी कल्चर में क्या करते हैं हम लोग मेनली, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए यहाँ पर ये जो है पीसी कल्चर ये तो मत्स्य से है, ये सही है, हम जानते हैं। सेरीकल्चर रेशम से, ये भी जानते हैं, है ना। इसके अलावा ओलेरीकल्चर सब्जी के लिए, ये भी जानते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर है ना एरोपोनिक, ये कछुआ पालन, ये क्या है, यही हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एरोपोनिक, है ना, केंचुआ पालन, ये हमारा क्या है, सही सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। तो बताइए सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है, जैसलमेर में, मकराना में, गिरिडीह में या फिर मुंगेर में। तो सर्वोत्तम कोटि का जो है यहाँ पर संगमरमर जो है मिलता है, बताइए कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है बी मकराना, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। मकराना के अंदर में सर्वाधिक कोटि का संगमरमर मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए खनिज, बी प्राप्तीय स्थान।
जल्दी से बताइए कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है यूरेनियम झारखंड, मोनोजाइट केरल, लिग्नाइट तमिलनाडु, डी पेट्रोलियम का जो है झारखंड है। बताइए कौन सा जो है खनिज किस स्थान पर नहीं मिलता है, कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है, कोई एक इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर यूरेनियम झारखंड में मिलता है, बिल्कुल सही। मोनोजाइट ये भी केरल में मिलता है, बिल्कुल सही। लिग्नाइट तमिलनाडु में मिलता है, ये सही। पेट्रोलियम झारखंड में मिलता है, ये डाउटफुल है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर होगा ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने स्टार मारना है मार लो, है ना। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, जल्दी फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ए, सूती वस्त्र, उनका बिल्कुल करेक्ट है। सूती वस्त्र में जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या है, यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर उद्योग दिया हुआ है, यहाँ पर संबंधित नगर दिया हुआ है। तो मेनली आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया आपसे। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर लोकोमोटिव वाराणसी के अंदर में होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है भैया। रेल डिब्बा कपूरथला में बनता है, बिल्कुल सही बनता है। विद्युत इंजन चितरंजन में, बिल्कुल सही होता है। लेकिन ये जो मोटर कार दिया हुआ पटना, ये क्या है यहाँ पर सही नहीं है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी मोटर कार। डी मोटर कार जो है सही सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए NH2 है ना। उसके अलावा जो है ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे NH5, NH6, NH44। जल्दी से बताइए भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। देखिए आंसर भी आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर डी NH44 बोल रहे हैं, वो क्या है, विश्व का सबसे या भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में से कौन सा युग्म, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए रेल मंडल, बी यहाँ पर है मुख्यालय। ठीक है, दोनों में ये देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर गौर से देखिए, जो रेलवे है, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, ये बिल्कुल करेक्ट है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ये भी करेक्ट है। ठीक है, मध्य रेलवे मुंबई, बिल्कुल सही है। बस यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिम रेलवे मुंबई VT, ये क्या है, यही हमारा इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा बी मुंबई VT। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए असम के अंदर में, बी मध्य प्रदेश के अंदर में, सी कर्नाटक के अंदर में, डी बिहार के अंदर में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, ये बेसिकली आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कर्नाटका सी, है ना। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहीं और नहीं बल्कि कर्नाटक के अंदर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पर पूछा गया है देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है ना। क्या आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में हमको दिया हुआ है ए, है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है ए नीलगिरी, बी है ना सिमलीपाल, सी पंचमढ़ी, या फिर डी कंचनजंगा। भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है नीलगिरी, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो नीलगिरी के अंदर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य क्या है शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए गिर, बी काजीरंगा, सी कान्हा किसली, या फिर डी कैमूर। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जो है शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो गिर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने अमिताभ बच्चन का एक एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा गुजरात के गिर को लेकर के, उन्होंने कहा था आओ पधारो गुजरात, है ना। तो ये जो है वहाँ पर टाइगर वगैरह का काफ़ी सीन दिखाया गया था, तो वहीं से आप ये जो है मेरे माइंड में था, है ना। तो अगर कोई चीज़ आप मूवी में देखते हो, कहीं पर अगर आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट में, तो वो चीज़ें आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो जब आपको आंसर नहीं भी पता है होता है तो आप इस तरह के आंसर गेस करके दे सकते हो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी गिर। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य में शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर होगा गिर, और ये कहाँ पर है, ये गुजरात के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, किसको सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर मुंबई को जो है सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का पिट्सबर्ग
किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है राउरकेला, बी बोकारो, सी जमशेदपुर या फिर डी श्रीशैलम। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी है ना, जमशेदपुर को जो है भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का डेट्रॉइट के नाम से विख्यात शहर है, कौन सा शहर डेट्रॉइट के नाम से? ऑप्शन ए बंगलुरु, सी भोपाल, डी गुड़गांव या फिर डी है ना पीथमपुरा। जल्दी से बताइए, भारत का डेट्रॉइट के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? तो देखिए, भारत के अंदर में डेट्रॉइट के नाम से सबसे विख्यात शहर जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा पाथिमपुर है। ठीक है, तो पाथिमपुर जो है ये काफ़ी फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी है, तो बिहार के शोक के नाम से कुख्यात नदी कौन सी है? कोसी नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वांगला की राजधानी की कहाँ की जनजाति है? तो ये जो जनजाति का नाम है स्वांगला, ये कहाँ की जनजाति है? पश्चिम बंगाल की है ना, हिमाचल प्रदेश की है, पंजाब की है, कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की है। तो सांगला कहाँ की जनजाति है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए, सांगला जो है वो हमारा पंजाब की जनजाति है, तो आंसर होगा बी पंजाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो देखिए, असम की राजधानी कहाँ पर है? दिसपुर पर है, तो आंसर होगा बी असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है ना? तो कौन सी नदी डेल्टा जो है वो नहीं बनाती है, ये आपसे पूछा गया है ना। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, जल्दी बताइए। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, नर्मदा नदी जो है ये क्या होती है? डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारे नदी जो है, ब्रह्मपुत्र वगैरह डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, वुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील। जल्दी से बताइए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है? तो देखिए, यहाँ पर अभी जो शाम में हमारी जो क्लासेस हुई थी है ना थ्योरी की, उसमें बताया था भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील, डिडवाना झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 120 का ए, वुलर झील। वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर है? ऑप्शन ए शारदा नहर, बी इंदिरा गांधी, सी सरहिंद या फिर डी बेतवा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है? तो देखिए, यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो क्या है? हमारा इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है विश्व की सबसे लंबी नहर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, और इसके अलावा जो है बी नंबर पर है महानदी, सी दामोदर, डी गंगा। तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए, आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर सी दामोदर नदी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का रेशा कहा जाता है? किसको सोने का रेशा कहा जाता है? ऑप्शन ए कपास, बी जूट, सी पीतल या फिर डी रेशम। सोने का रेशा कहा जाता है। सोने का रेशा जो है किसे कहा जाता है? आंसर होगा जूट। जूट को जो है सोने का रेशा कहा जाता है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अब बस बने रहिएगा वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अदर सब्जेक्ट के बारे में भी बात करनी है आपसे, तो इसलिए आपको भागना नहीं है, वीडियो के अंदर में आपको बने रहना है। ठीक है, देखिए अब सवाल ये उठता है, यहाँ से हम लोगों ने लगभग 123 से ज़्यादा 123 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ से हम लोगों ने किया। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के थे। तो इसी तरह के अगर मान लीजिए कि आपके लिए हिस्ट्री के भी लाए जाएं, इकोनॉमिक्स के भी लाए जाएं, है ना, जहाँ पर आप टेस्ट लगा करके अपनी तैयारी चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो है हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के अलावा ज्योग्राफी तो हो ही गया हमारा, है ना, इसके अलावा सिविक्स वगैरह से लाया जाए। ठीक है, तो इस तरह का प्लानिंग किया जा रहा है। ठीक है, और आपको जो है क्या होगा फ्यूचर में, इन फ्यूचर जैसे ही एग्जामिनेशन समाप्त होती है, करंट अफेयर्स की वीकली जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंस्टेंट अपडेट पाने के लिए ड्रीम्स होगा इस चैनल को आप जो है क्या करें, वहाँ पर जा कर के ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पर, और जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर मैसेज करके मुझसे
सवाल पूछें, आपको 5 मिनट के अंदर में रिप्लाई दिया जाएगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ भैया हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, वो आप जो है क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर जो है ये जो है हमारा टेलीग्राम का, अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर करें ताकि आप रिवीजन खुद से कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारा एक प्रयास है कि कुछ ना कुछ आपके एग्जामिनेशन में हम हेल्प कर पाएँ। तो इस तरह के सिविक्स, इकोनॉमिक्स, बाकी जितने सारे सब्जेक्ट हैं सब पर इस तरह के मास्टर वीडियोज़ आएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, चाहे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल से जो है कमेंट करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।